हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए समसूत्री विभाजन, विकल्प बी अर्धसूत्री विभाजन 1, विकल्प सी अर्धसूत्री विभाजन 2, विकल्प डी निषेचन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। और जब एक कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन से क्या होता है? कोशिका के विभाजन से पुत्री कोशिका प्राप्त होती है। पुत्री कोशिकाएं क्या होती है? यहाँ पर प्राप्त होती हैं पुत्री कोशिकाएं। यहाँ पर क्या होता है? जब क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन से क्या होता है? पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इन पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह जो मात्र कोशिका के गुणसूत्र होते हैं उनकी क्या होती है? आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जो देखिए, अगर कोशिका विभाजन में देखिए क्या है, मात्र कोशिका के पास क्या है? 46 गुणसूत्र हैं। तो पुत्री कोशिका के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र ही होते हैं। अब चलिए, अगर हम देखें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 1 को, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 1, तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अगर हम समसूत्री विभाजन के एनाफेज को देखें, इसके एनाफेज को देखें तो एनाफेज में क्या देखने को मिलता है? एनाफेज में क्या देखने को मिलता है? एक रूपक प्लेट देखने को मिलती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्लेट में होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? एक प्लेट में होते हैं। गुणसूत्र एक ही प्लेट में आपको देखने को मिलेंगे समसूत्री विभाजन में। यहाँ पर क्या है? गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या है? एक ही प्लेट में है, जिसे हम कह रहे हैं रूपक प्लेट। यह जो रूपक प्लेट होती है, यह क्या समसूत्री विभाजन में क्या दिखाई देता है कि जो एनाफेज के समसूत्री विभाजन में एक रूपक प्लेट दिखाई देती है। वहीं अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज में, तो अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज में जो ये रूपक प्लेट होती हैं, ये कितनी होती हैं? 2 रूपक प्लेट होती हैं। यहाँ पर आपको कितनी रूपक प्लेट देखने को मिलेंगी? 2 रूपक प्लेट देखने को मिलेंगी। जो गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र 2 प्लेट में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? 2 रूपक प्लेट। अब देखिए, समसूत्री विभाजन में अगर हम देखें तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? तर्कु तंतु लगे होते हैं। गुणसूत्र के दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? तर्कु तंतु लगे होते हैं। तर्कु तंतु, यह क्या है? तर्कु तंतु। तो समसूत्री विभाजन में जो तर्कु तंतु होते हैं वो गुणसूत्र के दोनों तरफ लगे होते हैं। और वहीं अगर हम अर्धसूत्री विभाजन को देखें तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो तर्कु तंतु होते हैं गुणसूत्र के एक ही तरफ लगे होते हैं। गुणसूत्र के एक ही तरफ लगे होते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? 46 के 46 जो गुणसूत्र होते हैं वो एक रूपक प्लेट में दिखाई देंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या दिखाई देंगे आपको? 23 एक रूपक प्लेट में दिखाई देंगे और 23 गुणसूत्र एक रूपक प्लेट में दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो तर्कु तंतु होता है यह क्या होता है? विपरीत दिशा की तरफ जाता है। यह क्या करता है? उल्टी दिशा की तरफ जाने लगता है। और जब ये उल्टी दिशा की तरफ जाता है तो समसूत्री विभाजन में क्या देखने को मिलता है? समसूत्री विभाजन में यह देखने को मिलता है कि जो गुणसूत्र केंद्र से क्या जाते हैं? टूट जाते हैं। गुणसूत्र क्या जाते हैं? केंद्र से, सेंट्रोमेयर से क्या जाते हैं?
टूट जाते हैं, और जब ये सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं तो यह आधे आधे क्या होते हैं, अलग अलग दिशा की तरफ जाने लगते हैं। यह क्या जाने लगते हैं, अलग अलग विपरीत दिशा की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 46 अलग दिशा की तरफ जाते हैं और 46 अलग दिशा की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह बीच से टूटे हैं, लेकिन इनकी गुणसूत्रों की संख्या कम नहीं हुई है। वहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब तर्कु तंतु विपरीत दिशा की तरफ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, 23 अलग दिशा की विपरीत दिशा की तरफ जाते हैं और 23 विपरीत दिशा की तरफ जाते हैं। वहीं समसूत्री विभाजन में एनाफेज के बाद टीलोफेज में क्या देखने को मिलता है, टीलोफेज में यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का निर्माण हो गया है और 46 गुणसूत्र एक केंद्रक में है और 46 गुणसूत्र एक केंद्रक में है। वहीं अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन के टीलोफेज में, अर्धसूत्री विभाजन के टीलोफेज में, तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है, यहां हमें यह देखने को मिलता है कि 23 अलग केंद्रक में है। एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र हैं, एक केंद्रक में 23 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। एक केंद्रक में 23 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जो क्या हो चुके हैं, उसकी मात्र कोशिका के क्या हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। लेकिन समसूत्री विभाजन में हमें यह दिखाई नहीं देता। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। विकल्प ए समसूत्री विभाजन, अभी हमने देखा कि समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। विकल्प बी अर्धसूत्री विभाजन एक, अर्धसूत्री विभाजन एक में ऐसा होता है, तो यह सत्य है। विकल्प सी अर्धसूत्री विभाजन दो, अर्धसूत्री विभाजन दो जो होता है वह समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी निषेचन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।